करनाल के काछवा रोड पर पश्चिमी यमुना नहर में नहाते वक्त एक युवक डूब गया। सोशल मीडिया पर वायरल होने की जिद ने युवक को मौत की नींद सुला दिया। ये है मौत की छलांग, ये है जिंदगी की आखिरी छलांग। यमुना नहर में छलांग लगा रहे इस युवक की ये छलांग मौत को दावत बन गई। जी हाँ, इस आखिरी छलांग के बाद ये युवक नहर में समा गया। उसके दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश भी की, पर पानी की तेज बहाव और नहर की गहराई इतनी ज्यादा थी कि विशाल को कोई नहीं बचा सका। सोशल मीडिया पर वायरल होने की जिद ने विशाल को मौत की नींद सुला दिया। विशाल अपने दोस्तों के साथ यमुना नहर पर नहाने आया था। उसने अपने दोस्तों से नहर पर छलांग लगाने का वीडियो बनाने को कहा। विशाल के दोस्त उसे मना भी करते रहे, लेकिन वायरल होने की जिद के आगे विशाल ने किसी की ना सुनी और यही जिद विशाल को ले डूबी। अरे हूँ निकली छोड़ो आप रही था आपका हफ्ते मत लो गप्पा गप्पा जाते विशाल देख ले मन अगर से यार तेरा भाई है, तुम्हारा प्यार होना चाहिए बस। प्यार होना चाहिए। टप्पा मारना तेरे वीडियो में मंदिर जावा वाल चला डरी आवे नहीं। अरे यार मैंने दुनिया रेवने दे बेलार हो। अच्छा मैंने दुनिया भाई को नहीं आ बने भाई कुनी बने भाई आवे फिर ही ने बस बने भाई आवे जावा काम हो गया। ये भाई बहुत आती है मेरे को तारी, पहले इन्हें तारी भी मार ली बढ़िया सी। फिर हमें ना वहाँ घाट है ना, घाट के पास पहुँच गए थे, ये दो जने पहुँच गए सही सलामत। फिर दोबारा इन्हें दोबारा मार लिया, क्या दोबारा मार लेता मैं, चलो दोबारा मारने लगा। फिर इन्हें कहा मैं पार करूँगा, फिर हमने कहा भाई पार पूर को छोड़ा अपन घर चलते हैं। फिर कहने लगा एक बार पार करके देखता मैं होती है कि नहीं मेरे से, नहीं तो वापस मुड़ आऊँगा मैं। फिर ये मुड़ने लगा, कैसे बीच में से सांस टूटने लगा ना, कैसे उस लड़के ने पकड़ा इसको, वो लड़का पकड़ने लगा ना, उसके ऊपर लटक गए। वो लड़का डूबने लग गया, उन्हें छोड़ दिया इसको। और दूसरा लड़का इसके पीछे आ रहा था, कौन सा हमारे साथ था, तो वो भी डूबने लगा पीछे, दोनों डूबने लग गए थे। उन्हें तो अपना बचाव कर लिया, वो डूब रहा है। उसके पीछे कपड़े उतार कर उसके पीछे छलांग मारी, तो मैं उसे बचाने के लिए गया पानी के अंदर। तो मतलब पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज है, मैंने उसे पकड़ भी लिया, आगे थोड़ा सा आगे ले भी आया। उन्होंने क्या करा, मेरी बाजू दोनों पकड़ दी, मेरी बाजू तो सर वो उसको मैंने निकालने की बहुत कोशिश करी, 4 बोतों से मुझे भी आए, नीचे ले गया गला। तो परेशान चल रहा था, ये नहीं पता सर, मेरे को तो आवाज आई लड़का डूब रहा, मैं कपड़े उतार के जल्दी जल्दी। नाम क्या भाई का? सूचना मिलने पर विशाल के परिजन मौके पर पहुंचे। परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस सूचना मिलने के बावजूद भी देरी से पहुंची और कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद परिजनों ने रोड पर जाम लगा दिया, जिसे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर खुलवाया। न जाने ऐसे कितने विशाल सोशल मीडिया पर लाइक और वीडियो के शेयर के लिए ऐसे खतरनाक स्टंट करते हैं, नहर में छलांग लगाते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं। पुलिस लगातार युवाओं को, बच्चों को समझाती है कि नहर में नहाने के लिए ना जाएं, लेकिन लोग हैं कि मानते ही नहीं। फरीदाबाद में ढाबे में कुर्सी पर बैठने को लेकर कुछ युवकों ने 3 लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। ये तस्वीरें हैं फरीदाबाद के NIT 1 इलाके की, जहां कुर्सी को लेकर ऐसा विवाद हुआ कि कुछ युवक दूसरे पक्ष के खून के प्यासे बन गए। जिले के चाचा ज्ञान के ढाबे पर कुर्सी पर बैठने को लेकर ये युवक झगड़ पड़े, धक्का मुक्की करने लगे। ऐसे में झगड़ा देख ढाबा संचालक के बेटे और कर्मचारी भी बीच बचाव करने लगे, लेकिन नशे में धुत ये युवक कहाँ मानने वाले थे। बीच बचाव करने आए लोगों को देख ये युवक और ज्यादा तैश में आ गए और बाहर खड़ी कार से चाकू लाकर तीनों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे युवक सिर्फ एक कुर्सी पर बैठने को लेकर लोगों पर लाठी और चाकुओं से हमला करने लगे। वहीं ये पूरा घटनाक्रम वहां लगे CCTV में कैद हो गया। शराब पी रखी थी उन अपराधियों ने और बहुत बुरी तरह वारदात करी है, जिसमें हमारे बड़े भाई साहब सुरेंद्र शराफ जी, जो कि चाचा ज्ञान के ढाबे के मालिक हैं, उनका बड़ा बेटा प्रथम शराफ, उसके कंधे में और लेफ्ट हैंड के काफ़ी सारे कट्स हैं उसको चाकू से। उनका दूसरा बेटा प्रथम, जिसकी पीठ में चाकू के साथ वार किया गया, और होटल के अंदर एक कर्मचारी था
उसको भी एक चाकू लगा है और वो थोड़ा सा ठीक नहीं है, उसकी स्थिति थोड़ी सी गंभीर बनी हुई। वह लोग आए थे और अंदर किसी चेयर के ऊपर बैठ के खाना खाने को लेकर बात हुई थी। ऑलरेडी जिस चेयर पे वो बैठने की बात कर रहे थे वहाँ पर कुछ ग्राहक बैठ के भोजन ग्रहण कर रहे थे। तो हमारी दुकान के जो मालिक हैं सुरेंद्र शराफ जी, चाचा ज्ञान के ढाबे के जो मालिक हैं सुरेंद्र शराफ जी, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि भाई साहब आप 2-4-5 मिनट का आप इंतज़ार कर लीजिए, ये ग्राहक उठेंगे, आप बैठिए और आराम से भोजन करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो इतने में वह लोग बाहर आए, उन्होंने आपस में कानाफूसी करी और बेवजह उन्होंने चाकू निकालकर यहाँ पर मारपीट शुरू कर दी। वहीं इस हमले में युवक, ढाबा मालिक का बेटा और एक वर्कर पूरी तरह से घायल हो गए, जिसके बाद तीनों को जिले के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसमें कर्मचारी की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं मामले में पुलिस की माने तो शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्त में लिया जाएगा। खाने की टेबल को लेकर उनका आपस में झगड़ा हुआ और उस झगड़े के दौरान जो है जो सर्व कर रहे थे लड़के, उनको लड़ाई झगड़े के दौरान जो उन्होंने चोटें मार दी। जो चोटें मारने के बाद जो है उन्होंने ढाबे का जो मालिक है उसको भी उन्होंने मारने की कोशिश की। ढाबे का मालिक सुरेंद्र के बयान के अनुसार शिकायत पर FIR दर्ज कर ली है और जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखना भी यही होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार कर पाती है। प्रधानमंत्री मातृ योजना के एक पोर्टल पर फेक केसों की जानकारी देकर लाखों रुपए ठगने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के पोर्टल पर फेक केसों की सूचना देकर करीब 4 लाख रुपए ठगने का मामला सामने आया। साइबर हैकर्स ने कंप्यूटर और आईडी को हैक कर धोखाधड़ी को अंजाम दिया। दरअसल इस योजना के तहत डेटा एंट्री ऑपरेटर को 2 मेल आईडी प्रदान की जाती हैं, जिसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर की ओर से गर्भवती महिला को पहला बच्चा होने पर 3 किश्तों में 5,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। हैकर्स ने ये आईडी हैक कर ली। इसके बाद 88 फर्जी लाभार्थियों के खातों में ये राशि मंजूर करके डाल दी गई। जब इसे चेक किया गया तो इस मामले के फॉर्म जिया आंगनवाड़ी केंद्रों में भरे दिखाए गए। वहीं जांच के दौरान खुलासा हुआ कि जिया आंगनवाड़ी केंद्र से इस योजना का फॉर्म नहीं भरा गया। ये रकम भी किसी सुपरवाइजर और WCDPO की ओर से मंजूर नहीं की गई थी। इस स्कीम का फायदा एक बार में ही दे दिया गया, जबकि ये लोगों के खातों में 3 बार में भेजा जाता है। ये WCO की तरफ से हमारे को कंप्लेंट मिली थी और इस पर हमने मामला दर्ज किया था और ये 88 केस हैं और इन्होंने मतलब बेनिफिशियरी कोई था और बेनिफिशियरी किसी और को बना के आईडी हैक करके इनको बेनिफिट पहुँचाया है। तो कितनी आईडी हैक की गई थी और कितना पैसा अनुमान लगाया जाए? अभी तो सारा रिकॉर्ड लेंगे, रिकॉर्ड के बाद ही इसकी तफ्तीश करेंगे। तो मामला दर्ज कर दिया गया जी, मामला 420, 468, 471 IPC। फिलहाल पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। सभी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। देखना यह है कि ये हैकर्स कब तक पुलिस की गिरफ्त में होते हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है और विभाग से दस्तावेज भी मांगे गए हैं। अब देखना ये होगा कि पुलिस प्रशासन द्वारा क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाई जाती है। सोनीपत के गांव नाथुपुर में स्थित औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री में भयानक आग का तांडव देखने को मिला, जिसके कारण लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। सोनीपत के गांव नाथुपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। तस्वीरें देख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयानक है। आग का ऐसा भयानक मंजर शायद ही आपने कभी पहले देखा हो। हवा में उठे धुएं के गुब्बार बताने के लिए काफी है कि आग कितनी भयानक है। फैक्ट्री से धुएं का गुब्बार उठने लगा और देखते ही देखते आसमान में काले बादलों की तरह छा गया। वहीं आग से उठने वाली लपटें देख अफरा तफरी मच गई। फैक्ट्री में केमिकल के ड्रम होने के चलते उनमें आग लगने से वो फटने शुरू हो गए, जिससे आग और तेजी से भड़कती चली गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। कुछ सेकंड्स में ही फैक्ट्री में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग पर काबू पाने के लिए जिले के साथ ही पानीपत, हिसार और दिल्ली से भी दमकल विभाग की 15 गाड़ियां बुलवाई गई। वहीं कुंडली थाना प्रभारी रवि कुमार ने जानकारी दी कि इस फैक्ट्री में कारों की सजावट में इस्तेमाल होने वाला सामान बनाया जाता है। आग लगने से फैक्ट्री का सारा सामान जलकर खाक हो गया।
फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन इस आग से फैक्ट्री मालिक को भारी नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई हो पाना मुश्किल है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। वहीं आंदोलन को धार देने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा और पंजाबी सिंगरों के बीच अहम बैठक हुई। इस बैठक में पंजाबी सिंगर बब्बू मान और सिप्पी गिल भी मौजूद रहे। नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। 7 महीने बीत चुके हैं, सरकार अपने फैसले पर कायम है, तो किसान भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं अब किसान आंदोलन को तेज करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा और पंजाबी सिंगर बब्बू मान, बॉलीवुड अभिनेत्री कुलपनाग, सिंगर सिप्पी गिल और अन्य कई बड़े सितारों ने बॉर्डर पर बैठक की। पंजाबी सिंगर बब्बू मान ने स्पष्ट कर दिया कि अब एक बार फिर किसान आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इसी के साथ ही ये जरूरी नहीं है कि सभी दिल्ली की सीमाओं पर पहुंचकर आंदोलन में हिस्सा लें, बल्कि सभी का ये धर्म भी है कि पीछे से इस आंदोलन को और तेज करें। सब दे ज़हन 'ਚ सवाल है, पहला ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾ ਲਈਏ। ਜੇਕਰ नहीं कहना कि जेकर ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, 5 ਸਾਲ ਚੱਲ ਜੇ 10 ਚੱਲ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿੰਦ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਇੱਥੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਐਂ ਬੈਠ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। शांति नाल तो आंदोलन करने की दुनिया में कितने भी मनाही नहीं। साथ ही बब्बू मान ने कहा कि संयुक्त मोर्चा इस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से चला रहा है। पंजाब से इस आंदोलन की शुरुआत हुई है और धीरे धीरे देश में आंदोलन शुरू हो गया। साडियां ਜਿਹੜੀਆਂ लोकल सियासी जमातां ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚਿੰਤਕ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦਈਏ ਇਖਤਿਆਰ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਬਣਾਉਣ, ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਿੱਪੀ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਜੱਸ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ 10 ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਗੇ। वहीं पंजाबी सिंगर सिप्पी गिल ने कहा कि हम बॉर्डर पर एक किसान के नाते आए हैं, दिल्ली जाने के लिए ड्यूटी लगाएंगे तो सबसे पहले वो दिल्ली जाएंगे। हाले तक तो कोई ड्यूटी नहीं लगाई गई, पर जे कोई साढ़े बजुर्गों वालों की हुक्म होता है तो साढ़े भाई जी दोस्त भाई जी असीं बैठ के सारे डिस्कस करांगे, जे उस जाना पऊ तो चले जाऊँगा, कोई चक्कर वाली गल नहीं। साढ़े उत्थे साढ़े भरा जा रहे हैं, पहली गल तो असीं इत्थे आर्टिस्ट बन के आए नहीं, असीं भी उन्हां वर्गे ही हैं, तो जे सानूं हुक्म होगा जाना पऊगा तो मैं जाऊँगा। किसान लगातार 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं और इस आंदोलन को 7 महीने बीत चुके हैं, लेकिन देखना अब यही होगा सरकार और किसानों के बीच का यह विवाद कब सुलझेगा और आपस में कब तक सहमति बनेगी। हरियाणा में महीनों बाद स्कूलों में रौनक लौटी है। 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल खोले गए हैं, जिसके चलते प्रदेश भर के स्कूलों में चहल पहल देखने को मिली है। कोरोना महामारी की मार हर क्षेत्र में पड़ी है, लेकिन कोरोना का सबसे ज्यादा असर पड़ा तो वो था स्कूल और शिक्षा पर समय के साथ स्वास्थ्य सेवा और सिस्टम सुधरा, वैक्सीन आई, लोगों ने जागरूक होकर सावधानी बरती और महामारी कम हुई तो सरकार ने लॉकडाउन में धीरे धीरे छूट दी और अब लंबे समय के बाद प्रदेश में 9वीं से 12वीं कक्षा तक स्कूल खोल दिए गए। भिवानी में महीनों बाद स्कूलों में रौनक देखने को मिली। कोरोना की दूसरी लहर के चलते बंद हुए स्कूल करीब 4 महीने बाद खुले। हालांकि यहाँ पहले दिन बच्चों की संख्या कम रही, लेकिन काफी समय बाद यूनिफॉर्म में स्कूल पहुँचे इन बच्चों के चेहरे पर अलग ही खुशी देखने को मिली। ऑनलाइन क्लासेस भी हमारी लगती थी, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में इतना अच्छी तरह से हम प्रोग्रेस नहीं कर पाते जितना हम स्कूल में आके अच्छे से टीचर समझाते हैं। और स्कूल खुल गया, बहुत खुशी की बात है हमें, और बंद ना हो, बस हमारी यही इच्छा। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये अपने पेरेंट्स की कंसेंट लेकर आएंगे कि विद्यालय में आने के लिए उन्होंने इन्हें अनुमति प्रदान किया और बच्चों में या परिवार के किसी सदस्य में कोविड का कोई भी संक्रमण नहीं है।
उसके साथ साथ मास्क, इनकी वाटर बॉटल, सैनिटाइज़र और कोई भी खाने पीने की चीज़ों के लिए इन्हें मना किया गया है। बच्चे ज़रूरी अपना सामान अपने साथ ही लेकर आएंगे, किसी भी तरह की स्टेशनरी आइटम को भी एक दूसरे को नहीं देंगे, अपने निर्धारित स्थान पे ही कक्षा में बैठेंगे और कम से कम मूवमेंट बच्चों को अलाउड की गई है। करनाल के रेलवे रोड पर स्थित राजकीय कन्या मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बच्चे जैसे ही प्रवेश करने लगे, टीचर्स के चेहरों पर मुस्कान दिखी और बच्चे भी अपने टीचर्स को देखकर खुश नजर आए। स्कूल के गेट पर ही बच्चों की एंट्री से लेकर उनके तापमान की जांच, सैनिटाइजर और मास्क की अच्छे तरीके से देखरेख की गई। बात बहुत अच्छा लग रहा है। पहले कोरोना की वजह से अच्छी तरह पढ़ाई नहीं हो रही थी, किसी के पास फ़ोन अवेलेबल नहीं था और नेट की भी बहुत प्रॉब्लम होती है। नेट नहीं होता, कभी किसी के पास फ़ोन नहीं होता, मम्मा पापा ले जाते हैं, तो स्कूल में आके अच्छा लग रहा है। पहले कोरोना की वजह से जो महामारी फैली थी उसकी वजह से बहुत ही लोग मर गए थे, जिसकी वजह से स्कूल भी बंद हो गए थे और मोबाइल से जो हमें समझ में नहीं आ रहा था, हमें टीचर्स का जो बहुत अच्छे समझ आ रहा था। हमें नेट की प्रॉब्लम भी थी, रेंज भी नहीं थी, जिस वजह से हमें प्रॉपर पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। अब स्कूल में आके हम प्रॉपर पढ़ाई कर पाएंगे। और देखिए, आज फर्स्ट डे है कि बच्चों के स्कूल खुले हैं। 9 to 12 के बच्चे हमारे पास आए हैं और इनको जो है प्रॉपर हरियाणा सरकार के द्वारा जो SOP निर्धारित की गई है उसी के अकॉर्डिंगली बच्चों को स्कूल में हमने अंदर बुलाया है। गेट से ही इनको जो है सैनिटाइज करके प्रॉपर इनका टेम्परेचर सेट किया गया है और अब इनको आप देख ही रहे हो कि क्लास के अंदर भी जो है अलग अलग बेंचेस के ऊपर बच्चों को बिठाया गया है। हर बच्चे का जो है एक बेंच अलग से निर्धारित किया गया है कि डेली बच्चा जब आएगा तो उसी बेंच के ऊपर ही बैठेगा। रेवाड़ी में कई दिनों बाद स्कूल खुलने के बाद बच्चे काफी उत्साहित नजर आए। गेट पर छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई, बच्चों के लिए मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई थी। विद्यालय में विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए जगह जगह पर बोर्ड लगाए गए। स्कूल आए हैं और स्कूल आते समय गेट के ऊपर उनको सैनिटाइज किया गया है। उनके जो माता के अनुमति पत्र लेके आए हैं उन्हीं बच्चों को अंदर आने दिया गया है। उनका टेम्परेचर नोट किया गया है, अवसर है पर उनकी हाजिरी लगाई जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालन किया जा रहा है। पूरे स्कूल प्रांगण में सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए, सैनिटाइज करने के लिए, मास्क लगाने के लिए जो है स्लोगन लिख दिए गए हैं और प्रत्येक बेंच पर एक छात्र बैठाया गया है। उस बेंच जो छात्र बैठा है उसी का नाम उस बेंच पर लिखा गया है। सिरसा में भी स्कूलों में चहल पहल नजर आई। हर क्लास में 30 तक बच्चों के बैठने की व्यवस्था की गई। एक बेंच पर एक ही बच्चे को बैठाया जा रहा है। मास्क पहनना सभी बच्चों के लिए अनिवार्य किया गया। स्कूलों में पहुंचे सभी बच्चे सोशल डिस्टेंस के साथ बैठकर पढ़ाई करते नजर आए। सर बहुत अच्छा लग रहा है। घर बैठे हम ऑनलाइन पढ़ाई करते थे तो थोड़ा जो समझ में नहीं आता था वैसे टीचर को हम कॉल करते थे, मैसेज वगैरह पे होती हमारी बात। बहुत अच्छा लग रहा है स्कूल आके। हमने सर जैसे डिपार्टमेंट का लेटर आया तो उसी दिन से लगभग हफ्ता पहले हमने तैयारियां शुरू कर दी थी। स्कूल की साफ़ सफाई, सैनिटाइज़ किया सभी रूम्स को और हमने गेट भी स्कूल के 4 तैयार कर रखे हैं। अगर ज़्यादा बच्चे आए तो अलग अलग एंट्री भी करवाएंगे। लेकिन आज हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आई क्योंकि हमारे स्ट्रेंथ ज़्यादा है। हम डरे हुए थे कि अगर इकट्ठे ही हमारे 1100-1200 बच्चे आ गए तो हमें दिक्कत ना आए, इसलिए आज हमने सिर्फ 9th और 10th क्लास बुलाई है। फिलहाल स्कूल खुलने से बच्चों में खुशी की लहर है, लेकिन कोरोना की संभावित तीसरी लहर का खतरा अभी टला नहीं, जिसके चलते जागरूकता जरूरी है और हमें लगातार कोरोना नियमों का पालन करना पड़ेगा। कोरोना महामारी वो महामारी जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और दूसरी लहर जो है वो जानलेवा साबित हुई, लेकिन समय के साथ सिस्टम भी बदला है और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है, जिसके बाद जो है महामारी कम हुई है, वैक्सीन आई है, लोगों ने जागरूकता दिखाई है और धीरे धीरे करके महामारी कम होने लगी है, जिसको लेकर सरकार ने लॉकडाउन में ढील दी है और धीरे धीरे करके एक एक चीज़ को खोला जा रहा है। इसी के तहत आज से जो है वो स्कूल भी खोले गए हैं। इस वक्त हम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के SRS स्कूल जो लैब स्कूल है पूरे हरियाणा का एकमात्र स्कूल है उसमें है और यहाँ पर भी जो है वो बच्चे स्कूल में आए हैं, महीनों बाद यहाँ पर आए हैं। कितने दिनों बाद ये स्कूल खुले हैं, बच्चों को कैसा फील हो रहा है, किन किन दिशा निर्देशों के साथ जो है बच्चों की एंट्री करवाई जा रही है और क्या दिशा निर्देश उनको दिए जा रहे हैं, इसको लेकर हम स्कूल प्रिंसिपल से भी बात करेंगे और जानेंगे
कि आखिर किन दिशा निर्देशों के साथ ये स्कूल खोले गए। जी मैम, क्या कहेंगे कितने दिनों के बाद स्कूल खोले और क्या दिशा निर्देश अपने? 2 महीने से ज़्यादा के वक्त के बाद अब ये 9 to 12 की क्लासेस स्कूल में आ रही हैं और बड़े हर्ष का विषय है कि बच्चे दोबारा से स्कूल में आ रहे हैं और इनकी सुचारू पढ़ाई हो पाएगी। दिशा निर्देशों में तो जिस तरह के डिपार्टमेंट ने पहले SOP जारी की थी उन्हीं को हम फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले जिसमें इम्पॉर्टेंट है कि पेरेंट्स की कंसेंट होनी चाहिए बच्चों के पास, तो सभी बच्चे अपने पेरेंट्स की कंसेंट के साथ यहाँ आए हैं, जिसमें पूरी तरह से लिखा हुआ है कि कोई भी कोविड-19 पेशेंट नहीं है और किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं है बच्चों में, बुखार नहीं है। और उसके साथ साथ बच्चों के मास्क, उनके लिए सैनिटाइज़र, उनकी वाटर बोतल्स वो खुद लेकर आएंगे। किसी भी तरह की खाने पीने की चीज़ों का या स्टेशनरी की वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं होगा। अपनी ही निर्धारित स्थान पर बच्चे बैठेंगे, जिससे कम से कम कम्युनिटी ट्रांजैक्शन हो किसी भी चीज़ का और बच्चे सेफ रह सकें। एक आशंका रहती है कि कोई बच्चा संक्रमित न हो या उसके 2-4 दिन के बाद होता है, तो उसके बावजूद क्या फैसला लिया है? SOP के दिशा निर्देशानुसार अगर कोई भी बच्चा अगर बीमार हो जाता है और हमें इसकी सूचना मिलती है, विद्यालय में तो थर्मल स्कैनिंग के बाद ही बच्चों की एंट्री है, और अगर घर पर बीमार हो जाता है और उसकी सूचना हमें प्राप्त होती है तो उस पर्टिकुलर सेक्शन को 10 दिन 14 दिन जो भी विभाग के निर्देश रहेंगे उस हिसाब से उन्हें बंद रखा जाएगा क्लास को उसकी, और बाद में बच्चों के स्वस्थ होने के बाद उसको वापस करें। टाइमिंग की, तो स्कूल का टाइमिंग क्या रहेगा और अब दूसरे जो छोटे बच्चे उनके स्कूल कब से? अभी 6ठी से 8वीं के लिए 23 तारीख निर्धारित की गई है कि वो बच्चे उस तारीख से स्कूल में आना शुरू करेंगे। 1ली से 5वीं तक का अभी तक कोई दिशा निर्देश नहीं, उसके बारे में तय किया जाएगा। और 9वीं से 12वीं की अगर हम बात करें तो आज से विद्यालय शुरू हो ही रहा है। टाइमिंग क्या है? टाइमिंग 3 घंटे का पिछली बार के SOP में निर्धारित किया गया था। हमने बच्चे 10 मिनट पहले बुलाए हैं ताकि प्रॉपर पेपर चेक करके, थर्मल स्कैनिंग करके, बिना किसी समय के वेस्टेज के 9 बजे शाम बच्चों की क्लास शुरू हो सके और 12 बजे तक बच्चे स्कूल में रहेंगे। कुछ बच्चों से भी बात करेंगे हम कि वो 2 महीने बाद स्कूल आए तो कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है उनको और क्या दिशा निर्देश अपना रहे। जी तो क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? जैसा कि हम 2 महीने बाद स्कूल में आ रहे हैं, वैसे भी हमारी जो स्टडीज़ हैं उनका बहुत लॉस हो चुका है। पहले भी वैसे ऑनलाइन स्टडीज़ चल रही थी, लेकिन ऑनलाइन स्टडीज़ के दौरान मतलब इतनी ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो पाती है टीचर्स, और नेटवर्क इश्यूज़ भी रहते हैं। तो अब जैसे कि हम स्कूल में आ गए तो हमारी स्टडीज़ फिर से शुरू हो जाएंगी और हमें बहुत अच्छा लग रहा है फिर से स्कूल आके। तो आपने देखा कि सभी दिशा निर्देश जो हैं उनकी पालना करते हुए स्कूलों में जो है 9वीं से 12वीं तक की जो है वो क्लासें लगाई गई हैं और 6ठी से कुछ दिनों बाद यानी अगले सप्ताह से शुरू होंगी। इस दौरान सभी दिशा निर्देशों की पालना की जा रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि छोटे बच्चों के लिए भी स्कूल कब खुलते और ये महामारी जड़ से ख़त्म कब होते हैं, और जड़ से ख़त्म तभी होगी जब दिशा निर्देशों की पालना की जाएगी। हर कोई जागरूक रहेगा, सावधान रहेगा और नियमों की पालना करेगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ग्रामीण विकास और पंचायती विभागीय अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की और मनरेगा के तहत चल रहे कार्यों की समीक्षा की। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जिनके पास ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग का प्रभार भी है, उन्होंने विभागीय अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की और मनरेगा के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मनरेगा के तहत किए जाने वाले कार्यों में ऐसी संभावनाओं को तलाशें जिनसे मजदूरों के साथ साथ किसानों को भी लाभ मिल सके। राज्य में पारंपरिक फसलों के बजाय अन्य नकदी फसलों को लगाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जाए। इसके अलावा दुष्यंत चौटाला ने कृषि और बागवानी के क्षेत्र में दूसरे राज्यों के सफल किसानों की तकनीक का अध्ययन करने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि उस तकनीक का इस्तेमाल प्रदेश के किसानों के लिए किया जा सके और उन्हें समृद्ध और खुशहाल बनाया जा सके। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पंचकुला के सेक्टर 1 स्थित PWD के विश्राम गृह में पिछले 1 साल के दौरान मनरेगा के तहत हुए कार्यों की भी समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि MSME में जैसे एक जिला एक क्लस्टर की बात की जाती है और इसी को लेकर हरियाणा प्रदेश एक मॉडल प्रदेश बना है, जिसे केंद्र सरकार ने भी इस साल के बजट में अपनाने का काम किया है। अब इसमें बदलाव कर एक जिला एक प्रोजेक्ट को अपनाया गया है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की तरफ से क्या कुछ कहा गया, आप भी सुनिए। हमारा यही टारगेट है, ग्रामीण अंचल में विकास की जो गति है इसको और अच्छे तरीके से हम लेकर जाएं। और हमने अब ये भी मन बनाया कि MSME के अंदर जैसे पहले हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्लस्टर की बात करते थे,
हरियाणा प्रदेश एक मॉडल पिछले एक साल में बना, जिसको केंद्र ने इस साल के बजट में अपनाने का काम किया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट। हम उससे भी आगे बढ़ने का काम करें और हरियाणा प्रदेश के 137 रूरल ब्लॉक्स के अंदर 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट तक ले जाने का काम करेंगे, जिसमें कॉमन सर्विस फैसिलिटीज, लैब टेस्टिंग फैसिलिटीज और पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, अकाउंटेंसी जैसी कॉमन व्यवस्था उस क्लस्टर के अंदर हम दें, जिससे ग्रामीण काम करने वाला छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट भी अपने आप को बड़ी इंडस्ट्री से कंपीट कर पाए। बहरहाल डिप्टी सीएम का कहना है कि राज्य सरकार का उद्देश्य छोटे किसानों को फसल विविधीकरण के लिए प्रेरित करते हुए उनका रुझान फल और सब्जियों के अलावा अन्य नकदी फसलों की तरफ करना है, ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके।